वेलकम बैक वंस अगेन यूर वाचिंग देख रहा है पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है। हर तरफ इसी हवाले से बात हो रही है और यकीनन इसके ऊपर बात करना वक्त की ज़रूरत भी है। मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट इस वक्त चेंज हुए हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब जो कि एक एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। शाह साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा नाकरी साहब जो कि मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, उनको भी एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का वक्त देने के लिए। शाह साहब गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर करूँगा और आपसे थोड़ी सी बात करूँगा इस हवाले से कि इस वक्त की जो सिचुएशन है जो इमर्ज हो रही है, बड़ी गैर मामूली बात है कि आज से ईस्टर की भी तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम से कि लोग जो हैं वो अपने त्यौहार को मनाएं या पैनिक को, ये जो इस सिचुएशन है इसको हैंडल करें। ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट ने वहाँ के लोगों को भी डाल दिया और आधी दुनिया को भी इसमें इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आउटकम को इसका निकलता हुआ नज़र आने रहा, ये जा किस तरफ रहे, वेयर वी हेडिंग, ज़रा ये फरमाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। मेरे ख्याल में सेल्फ इम्पोज्ड वॉर है और मेरे ख्याल में अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा नहीं होगा। इससे पहले ईरान आप इराक वॉर थी या अफगानिस्तान की वॉर थी या वियतनाम की जंग थी, वो तमाम की तमाम इसी किस्म की मिस एडवेंचर्स के ऊपर मबनी थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया मेरे ख्याल में अनइंटेंडेड और अनवांटेड थी। और इस वक्त शायद जंग उन्होंने शुरू की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जो चीजें सामने आ रही हैं, बीइंग सुपर पावर, अमेरिकन की जितनी सुक्की हो चुकी है इस वक्त इतने तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीने की जंग में, वो बिल्कुल विजिबल नजर आ रहा है। और सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, आप इंटरनली देखें, चाहे डेमोक्रेट्स हैं चाहे रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने अब आवाजें उठाना शुरू कर दी, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूर सपोर्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन साथ अब एक टैग ये है कि जब तक कांग्रेसुअल इंप्रूवमेंट नहीं होती मेरे ख्याल में, तो उस वक्त तक जो है किसी किस्म के मजीद फंड या जंग को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिकन को हासिल क्या हुआ, उल्टा शायद इजराइलीज के ईमा पे जो जंग शुरू की गई, बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने भी इंटरेस्ट थे, लेकिन क्या अहदाफ हासिल हुए? क्या वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर चुके? क्या वो वहां पे ऑयल या दूसरे जो रिसोर्सेज उस पर कब्जा कर चुके? क्या इसराइल को वो अहदाफ हासिल हुए? सिवाय इसके कि डिस्ट्रक्शन इस वक्त जितनी मेरे ख्याल में तलअवीव, हैफा, जाफा और वेस्ट बैंक के अंदर हुई है, मेरे ख्याल में इजरायली तारीख में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा आप देखें, एक मामूली सा अगर आप गजा के अंदर देखें, आपने हमास को कितना डैमेज किया, आपने हिजबुल्लाह को कितना डैमेज किया। आज आप लेबनान से जितना प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, एक दिन में अगर 450 मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर होते हैं और उस साइड से उन्हें जो है हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को रोकना होता है, मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल इस वक्त दोनों ममालिक के लिए है। आप समझ लें कि बीइंग सुपर पावर इस वक्त मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अमेरिकन का सवाल जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप की शक्ल में जो है उन्होंने शुरू करवा दिए। अब व्हाट्स नेक्स्ट, मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिकन लिटरली बैक कर रहे हैं कि जंग को रोका जाए। वो पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, वो दुनिया के हर मुल्क को कह रहे हैं कि उन्हें फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग में आप क्या विन विन पोजीशन पे जाना चाहते हैं? ईरान का जो रेजिलियंस है और ईरान का जो इस वक्त आप कह सकते हैं रिजॉल्व है, वो मेरे ख्याल में किसी तरीके से खत्म नहीं होना चाह रहा। दूसरा आप देखें, अब जो नॉर्थ कोरियन से ICBM जो उनको मिले हैं, जो इतलात आ रही हैं और इंटेलिजेंस राय ने भी तस्दीक की है, खुद जो है वो पेंटागन और CIA खुद भी तस्दीक कर रहा है, बल्कि 9 घंटे की मीटिंग इस पे हुई है कि अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स कैपेबल है, नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 500 के करीब डिलीवर कर दिए ईरान को, तो वेयर इज ईरान स्टैंडिंग? अब तो इनकी जो रेंज है वो 9000 से 15000 किलोमीटर तक है और एवरी अमेरिकन सिटीज इन टारगेट। दूसरा अब इसमें अगर देखें तो इस वक्त अब मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका खुद शायद इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट फाइंडिंग एनी एंड टू इट। उनके जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो रहे और एक अनड्यू जंग के अंदर मजीद जितनी प्रोलॉन्ग होती है, मेरे ख्याल में उनके लिए बड़े नुकसान की जो है ना वो इस वक्त हम सकते हैं कि एक दलील नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और हर गुजरता वक्त जो है मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, खासतौर पे अभी फाइटर जेट जिनको बड़ा क्लेम किया जाता था कि ये जो है वो हाइब्रिड
प्लेन्स हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बातें हो रही थी, फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही थी, और वो मेरे ख्याल में सारी जनरेशन जो है ना अब बुरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। और जो आर्सेनल और एमिनेशन जिसके बारे में बड़ी बातें की जाती थी, एक इमेज ऐसा क्रिएट किया हुआ था कि ये अनमैचेबल हैं, अनबीटेबल हैं, वो भी अब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है वो सेटल डाउन हो गया। मुर्तज़ा की तरफ आऊँगा। मुर्तज़ा, एक चीज़ जो अभी भी सवाल हो रहा है वो ये, जैसे मैंने स्टार्ट में भी इसका तस्करा किया कि बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं, ये वाक़तन है क्या मामला? क्योंकि ये ऐसा महसूस होता है कुछ जगहों पे ये बात बहुत शिद्दत से की जा रही है कि एप्स्टीन फाइल से मेरे ख्याल में बचने के लिए सब कुछ किया गया, या उनको ना चाहते हुए इसके अंदर एंगेज किया गया। और अभी शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, वो ये कि अब ये बात समझ में आ रही है कि ऑप्ट आउट करना मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए। तो इसकी क्या कंक्लूजन नज़र आ रही है? फेस सेविंग की जो बात हो रही है ना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है कि फेस सेविंग के लिए ऑप्शन क्या है जिसको कैपिटलाइज कर सकते हैं अमेरिकन इन पर्टिकुलर? देखिए, आपका सवाल 3 हिस्सों में तकसीम होगा। पहले आपने बात की एप्स्टीन फाइल का कोई मसला तो नहीं है, मैं ये बात खुद से नहीं करूंगा। कल मैं एक चैनल पर प्रोग्राम में जो रिपब्लिकन पार्टी में सरगर्म है पाकिस्तानी साजिद तारड़ साहब की बात कर रहा हूँ, जो यूएस में होते हैं, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने इस बात का खोलकर इजहार किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर इस्राएली लॉबी का हाथ है, चाहे आप उसको एप्स्टीन फाइल की सूरत में शक्ल दे दें या उनको जो रिपब्लिकन पार्टी को जो फंड मिलता है उसकी शक्ल में ले लें। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की बेशतरीन या ज्यादातर सपोर्ट जो है वो जूइश लॉबी करती है, और उनका ये भी कहना था कि ये मजबूर है अमेरिका के अंदर हर दूसरा बैंक, हर दूसरी जो है वो कॉरपोरेशन, हर दूसरा इदारा यहूदियों के हाथ में है। इसलिए मेरा अपना लफ्ज ये है कि रजीम चेंज की जरूरत अमेरिका में है, ईरान में नहीं है। क्योंकि उनको जो जूइश लॉबी है उन्होंने अपने हाथों में फंसा के रखा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आप मेरे जहन से नाम निकल रहा है किस अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा था, लेकिन जुमला ये था उनका, ये कहना, सुनिए एक जुमला और कहने दीजिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं ताकि फिर उसकी तरफ आऊं, दूसरे पहलू की तरफ। एक जुमला ये था कि उनका कहना ये था कि इसराइल के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अब तक गुजरे हैं वो सारे के सारे हर दौर के अंदर अमेरिका आते रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका से हमेशा ईरान पर हमले की अपील की है। लेकिन पिछले प्रेसिडेंट्स जानते थे कि अगर ये काम किया गया तो इसका फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए किसी ने भी उन्हें हाँ नहीं कही। ये एक ऐसा वाहिद बेवकूफ इंसान अमेरिका की हिस्ट्री में गुजरा है कि जिसको उन्होंने फंसाकर अपने दाम में ये सारा काम करवा लिया। और जॉन बोल्टन का एक स्टेटमेंट आज का किनारे पर रखिएगा। जॉन बोल्टन साहब का आज का स्टेटमेंट ये है कि व्हाइट हाउस की इज्जत ईरान ने नहीं उतारी है। जो कल 3 जहाज मारे गए हैं और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मारे गए हैं, उनका कहना है कि अमेरिका की इज्जत ईरान ने नहीं उतारी है, बल्कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका की बर्तरी और बुलंदी की इज्जत को खाक में मिला दिया है। तीसरा जुमला है कि इसके किनारे पर और रखिएगा कि इस जंग का अब नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, ईरान एटलीस्ट 1 महीने इस वॉर को कंटिन्यू करेगा। ये मेरे जुमले अपने पास नोट डाउन कर लें जी। ईरान, माफी चाहता हूँ, 1 महीने मजीद इस वार को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ईरान के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि पहला जो अटैक है अमेरिका का उसे सस्टेन करना, वो उस दौरान से निकल गया। ठीक है। दूसरा जो मसला था ईरान के अंदर, जो अवामी राय इनके चैनल्स के जरिए लोगों का माइंडसेट खराब करके बनाई गई थी, जो ईरान की 10, 15, 20, 30% अवाम को, वो अवाम भी अब ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से और खुलेआम जो वो दावे कर रहे हैं कि मुझे ईरान का तेल चाहिए, मुझे ईरान के फला चाहिए, मुझे ईरान का ये एसेट चाहिए, मुझे कुछ लेना है लोगों से, जिनको वो कल तक कह रहे थे कि आप मेरा असासा है, मैं आपको आजाद करवाऊंगा, आपको डेमोक्रेसी दिलवाऊंगा, आपको यूरोप की तरह जिंदगी का स्टेटस दूंगा। वो सारे लोग पलट कर आ गए, और जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कल मारे गए हैं वो ईरानी फोर्सेस ने नहीं मारे हैं। ईरानी फोर्सेस ने 3 जेट गिराए हैं इनके। ईरानी फोर्सेस ने जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मारे गए हैं, वो जिन एरियो के अंदर आए थे अपना ऑपरेशन करने के लिए, अब आपको बताता हूं मैं कि ये क्यों नहीं हो सकता इनका जमीन पे उतरना, ये जो हेली बर्न करते हैं, उन दोनों को वहां की लोकल पॉपुलेशन ने, लोकल अवाम ने मारा है। ये भी इतलात हैं, बिल्कुल। हाँ, अब दूसरा ये कि ये पागलपन कहां तक जाएगा और किस तरह से रुकेगा, क्यों अंदर इस मामले के अंदर किस तरह से फंस गए। देखिए, अगर 1% भी इम्कान होता अमेरिका के इस जंग में जीतने का, तो यूरोपियन जो इनके पार्टनर्स हैं वो पहली फुर्सत में वो जो मैं आपको क्या कहूं, बैतुलमाल खाने के लिए सबसे पहले आते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो हैं, और वहां पे एक्सेस ले लेते हैं ना, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है ना, उन्हें रीच बढ़ जाती है। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। देखिए, उन्हें मालूम है कि ये जंग अमेरिका जीत नहीं सकता है। इस जंग के अंदर ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के निकला है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी खिदमत में कर देता हूं, रॉबर्ट पेप जो पेंटागन के मुशाविर थे,
जी, उनका ये जुमला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में भी कहीं नहीं देखा और तारीख में भी ऐसा नहीं पड़ा कि 1 महीने के अंदर कोई मुल्क दुनिया के अंदर इमर्जिंग पावर बन के उभरा हो। और ईरान मेरी नजर में इस शॉर्ट टाइम के अंदर दुनिया के अंदर एक इमर्जिंग पावर बन के उभरा है। एक स्टेटमेंट अपने किनारे पर रखिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने रिटायरमेंट दी है, उनके रिटायरमेंट के एक जिनसे जबरदस्ती रिटायरमेंट ली गई, इस्तीफा लिया इसके अलावा 14 और लोग हैं जिनकी रिटायरमेंट ली गई है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। वो तो किनारे पर है ना, ये तो किनारे पर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैं जुमला बता रहा हूं, जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के जो जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया। मैं मुर्तजा एक और चीज है, अभी इसकी तरफ आता हूं, मैं जरा उसकी तरफ आता हूं, वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी बात करते हैं। मैं जरा आसिफ साहब की तरफ आता हूं। आसिफ बाजवा हमारे बड़े मोहतरम हैं, इस वक्त हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं काफी देर से, उनसे एक सवाल करूंगा। आसिफ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन तो बड़ी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है, वो इस तरह से कि अमेरिकन भी आपको खुद से रुजू कर रहे हैं, दुनिया के और ममालिक भी आपसे रुजू कर रहे हैं, आपके पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप अपने जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो अफेयर्स हैं, उनको सेटल कर सकें। और ये जो डायलॉग का अभी जो कुछ मामला हो रहा है, बाय द वर्च्यू ऑफ पाकिस्तानी सब कुछ हो रहा है, तो आप तो बहुत सारी चीज़ें मनवा सकते हैं, लेकिन होता ही है कि IMF के पास बजाय इसके कि आप जाते और आप जाकर कहते कि हम अपने लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, वहाँ पे अभी आप कमांडिंग पोजीशन में थे, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवा सकते थे, अमेरिका से अपनी फेवर में आप बात करवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है, ज़रा ये बताइएगा। क्या हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है या कंसिडरेशन में हमारे कुछ और है? ये फरमाएं। मैं आपसे करूँ, जिस तरीके से मेरे बड़े मोहतरम दोस्त जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि ईरान जो है वो एक बड़ा अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया है और ये बड़ी पावर बन के उभरे हैं, लेकिन मैं आपको और ये कहते हैं कि वो एक बेवकूफ शख्स है, वो इस तरह है, वो उसने ऐसे फैसले किए। बेज़ाहिर ऐसा ही है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफ मुल्क लग रहा है। और आप क्या ये समझते हैं कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होगा वो बेवकूफ होगा? नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो लोग एक प्री प्लान तरीके से काम करते हैं और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उनको कोई ब्लैकमेल करके अपने मुफादात हासिल कर ले, या इस तरह नहीं हो सकता कि IMF जो है उसने जो कर्जे दिए हो, जो उनकी शराइत हो, वो उनको राइट ऑफ कर दे और पाकिस्तान को कर्जे जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक शख्स था, परवेज मुशर्रफ, जिसने ये फैसले करवा लिए थे IMF से, राइट ऑफ करवा दिया था पाकिस्तान। मैं करता हूँ, मैं सर्व करता हूँ, जो मजबूरी थी उनकी। सर सिचुएशन वो भी तकरीबन ऐसी थी आसिफ साहब। वो अमेरिका के पास वो आज की सूरत नहीं थी। वहाँ जब आपने उनको उन्होंने अड्डे दिए और उन्होंने अड्डे ही इस शराइत में दिए थे कि हम आपके ये जो हमने तो अड्डे नहीं दिए, जिस गवर्नमेंट ने ईरान के खिलाफ उनको स्पेस नहीं दी सर, ये याद रखें। ठीक है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं जो किसी दूसरे मुल्क से पकड़े हो। देखिए ये यहाँ बातें कहने को आप बड़ी अच्छी बातें लगती है, मुझे ये बात सही है, लेकिन मुसलमान भाइयों को ये बड़ी बात अच्छी लगती है कि ये ईरान ने रिटेलिएट किया है, ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन जरा जाके देखते हैं यार। आसिफ साहब मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं इसके ऊपर फिर बात करूंगा। शाह साहब से ज़रा एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। शाह साहब कंक्लूजन क्या निकलती हुई नज़र आ रही है? ये कहना तो इस वक्त बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि इतने वक्त में ये मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है एक बड़ी जो सुपर पावर है उसकी जो आप समझ लें कि इज़्ज़त है वो भी स्टेक पर है। और फिर ये जो फेस सेविंग वाला आपने पॉइंट रेस किया, अब ये हर कोई सवाल कर रहा है कि वो कैसे मुमकिन होगा और उसकी टर्म्स क्या होंगी। कौन सा रास्ता ऐसा नज़र आ रहा है जिसको आपको लगता है कि इसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका यहाँ से वापस आ जाएगा और पुरानी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा? ये ज़रा बताइएगा, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा कमेंट कर दें। यासर मुख्तसर ये है कि अमेरिकन जब भी जंगों से निकले हैं तो आपने देखा कि वो वियतनाम जंग से भी आला सडन निकल गया, उन्होंने जंग जीत ली। उन्होंने इराक की जंग से भी इतने सालों तक जंग करने के बावजूद बेशक वो अपनी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के थ्रू स्क्वीज करते रहे मिडिल ईस्टर्न और आपके तमाम जो यहाँ पे ऑयल रिजर्व थे या रिसोर्सेज थे। अब अफगानिस्तान की जंग को देखें, आला सडन एक दफा वो भागे, दूसरी दफा भागे, तीसरी दफा भागे। अब मेरे ख्याल में ईरान जंग के बारे में ऑलरेडी विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं। ये बेशक उस दिन जो जेट फाइटर और जो 2 तैयारे गिरे उससे एक मैसेज फिर गया, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावे कर रहे थे कि ईरान की मिलिट्री खत्म हो गई है, उनकी एयर पावर खत्म हो गई है, रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई है, उनकी नेवी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, रेजीम हमने चेंज कर दिया है, और उन्होंने तो अपनी तरफ से मैं जंग जीती हुई है। अब देखिए सिर्फ अनाउंसमेंट करके उन्होंने बैक ट्रैक करना है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त देखें ईरान ने इनके साथ एक नहीं बल्कि वो ट्रिपल गेम की है। एक तो मिलिटरीली उन्होंने रेजिस्ट किया, जैसे कि हमारे जो मोजेस पैनलिस्ट पहले कह रहे थे कि जो सर्वाइव कर गए पहले ऑन स्लॉट को। दूसरा उन्होंने जंग को प्रोलॉन्ग किया। तीसरा आप देखें तो
टेक्नोलॉजिकली जो शिकस्त इस वक्त अमेरिकन को हो रही है, इसराइलीज और अमेरिकन दोनों को, बेशक इसमें हम कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं कि रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाइना बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, वो अपने डिफेंस सिस्टम से भी कर रहा है, और ओवरऑल जो बाकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, साथ साथ इंटेलिजेंस सपोर्ट है। लेकिन आप इस वक्त अमेरिका और इसराइल को टेक्नोलॉजी में आपने शिकस्त दे दी। तीसरा, इस वक्त जो सबसे अहम हथियार इस्तेमाल किया है ईरान ने, जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा अमेरिका के पास, वो है इकोनॉमिक। और अब आप देख लें, उन्होंने एक वो कहते हैं इथिकल कार्ड भी खेला, और आजकल आप देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इजाजत दे दी है कि आप जरूरियातें जो जिंदगी हैं, अशिया हैं, बाकी आम ओवरऑल जितनी चीजें हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से पास हो सकती हैं। अमेरिका और इसराइल के अलावा बाकी तमाम ममालिक, देखिए यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक, चाहे फ्रांस है, स्पेन है, आप इटली है, वो ओवरऑल वैसे भी ऑन वन पेज विद द ईरानियन नाउ गवर्नमेंट, और वो चाहते हैं कि शायद वो किस तरीके से डील कर ले। तो देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में अब नाए हुर्मुज़ भी तमाम लोगों के लिए खुल गई है, सिवाय अमेरिकन और इजराइलीज के लिए। तो आपने वो तमाम काम कर दिए जो अमेरिका शायद चाहता था कि हो। और मेरे ख्याल में आखिरी जो डिमांड इस वक्त अमेरिका की आ रही है वो है कि आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल लें तो हम जो है वापस चले जाएंगे। लेकिन अब जैसे पहले बात हुई कि अगर 48 घंटे के सीज फायर के ऊपर भी ईरान नहीं जा रहा, तो ईरान अब मैक्सिमम उस हद तक जाना चाहता है जहां पे ओवरऑल जिस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी को चौक किया उन्होंने, अमेरिकन की जो बदमाशी है उनको उन्होंने यानी हम कह सकते हैं कि जमीन पे पटहा, इसराइलीज को जिस तरीके से उन्होंने इस वक्त अपनी जिंदगी की, मेरे ख्याल में पिछले 50-60 सालों के अंदर इतनी बड़ी शिकस्त इसराइल को जो हो रही है शायद कभी नहीं। बेशक हम नहीं कहते ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनका ओवरऑल सिविलियंस कैजुअल्टीज हुई, उनकी लीडरशिप जो है इस जंग के अंदर कुर्बान हुई, लेकिन एक ईरान री इमर्ज होके एक बहुत बड़ी मिडिल ईस्टर्न पावर बन गया। आखिरी एक बात ऐड करूंगा, अब टाइम कम है। पाकिस्तान के लिए जो विन विन अपॉर्चुनिटी वो ये है कि अगर पाकिस्तान मिडिल ईस्टर्न ममालिक को, कतर और सऊदी अरब को वो राजी कर चुका है, बहरीन, यूएई और कुवैत को राजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी ज़ायनिस्ट फ्रंट लाइंस हैं, उनके बेसिस हैं। ईरान को अगर हम इन्वॉल्व करके वी कैन गो फॉर कहते हैं ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद सऊदी अरेबिया एंड कतर, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त ना तो अपने इकोनॉमिक मसाइल से भी उसको निजात मिलेगी, बल्कि आप जो है वो एक लिहाज से इस पैचअप के दौरान ईरान से सस्ता तेल भी ले सकते हैं। दूसरा, आप यूएई जो आपके अफगानिस्तान के अंदर टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आप उससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। जो अच्छा फैसला है, $2 बिलियन आप वापस कर रहे हैं, मेरा ख्याल दिस इज द टाइम यू मस्ट गेट रिड ऑफ इस IMF, वर्ल्ड बैंक और ओवरऑल जो आपके खिलाफ इकोनॉमिक जो ब्लैकमेलिंग हो रही है उससे आप निकल सकते हैं, बच सकते हैं। बिल्कुल, यू वेरी राइटली सेड। शाह साहब, इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल सही किया। लास्टली जिस चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया, ये इस वक्त हमारा कंसर्न ये भी एक चीज़ है। लास्टली मुर्तज़ा से मैं चाहूँगा एक शॉर्ट कमेंट कर दें। मुर्तज़ा, जैसा भी कंक्लूजन की बात हो रही थी, आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहेंगे? शॉर्टली, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया जी। दो बातें ऐड कर लीजिएगा सिर्फ। एक तो जब तक अमेरिका इस खित्ते से नहीं निकलेगा, ईरान जंग को प्रोलॉन्ग करेगा, और जंग 2, 4, 5 दिन में खत्म नहीं होगी, 1 महीने से ज्यादा इसको तूल मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस आबना हुर्मुज़ को वो छुड़वाने की बातें कर रहे हैं वो तो पहले खाली था। ये तो ट्रंप ने ईरान को एक बेहतरीन गिफ्ट दिया, अब वो इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखिएगा, ईरान की जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है वो इसी आबना हुर्मुज़ के जरिए ओमान के साथ मिलकर जो इस रूट को चलाएंगे इसी से पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा हमें वक्त देने के लिए। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर शाह साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। आसिफ बाजवा साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो अब तक हुई है, ख़ासतौर पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से। और शाह साहब ने अभी कुछ देर पहले एक चीज़ को लास्टली पॉइंट आउट किया था, वो ये कि बड़ा आसान है अमेरिका के लिए इस ऑप्शन को कैपिटलाइज़ करना कि वो इस वॉर से किसी भी वक्त भी ये डिक्लेयर कर देगा कि हमने अपना जो प्राइम टारगेट था, रिजीम चेंज का जो सो कॉल्ड टारगेट था, उसको हमने समहाउ अचीव कर लिया है और हम इस जंग से वापसी इख्तियार कर रहे हैं और एक फाते की शक्ल में हम इमर्ज हो रहे हैं। ये क्लियर मैसेज वो देने को तैयार हैं और ये किसी वक्त भी मैसेज डिलीवर किया जा सकता है। बहरहाल वक्त हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।